हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइन सही अकेडमीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो आज जो हम अपने सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो आपका इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स का हमने इससे पहले क्विज़ आपका ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर किया है, जहाँ पे आपके 10 क्वेश्चंस का सेट था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। सो आपका बेस वही होगा, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपकी NCERTs यहाँ पे बेस मान के करा गया है। ओके, और यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनको यहाँ पे बेस मान के जितने भी आपके अदर एग्जाम्स हैं वहाँ पे देखा गया। सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ। आपको बताना है कि कंज्यूमर को कब कहा जाएगा कि वो इक्विलिब्रियम में है। पहला, ही इज एबल टू फुलफिल हिज नीड्स विद अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। He is able to live in a full comfort with a given level of income. He can fulfill his needs without consumption of certain items. He is able to locate new sources of income. आपको बताना है कि कब उसे इक्विलिब्रियम में कंसिडर किया जाएगा। क्या जब वो अपने एक गिवन लेवल ऑफ इनकम में अपनी नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है, क्या वो अपने कंफर्ट में रह पा रहा है तब, क्या वो कुछ आइटम्स के कंजप्शन को छोड़कर अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहा है तब, या फिर वो नए रिसोर्सेज को एलोकेट कर पा रहा है। आंसर होगा इसका ए, विच मीन्स आपका ही इज एबल टू फुलफिल हिज नीड्स विद अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। देखिए NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, जब हम NCERT में आपका बेसिक थ्योरी कवर करते हैं तो वहाँ पे ये होता है। देखिए क्वेश्चन में पूछा था कि इक्विलिब्रियम बताना है, तो पहला इसको छोड़ते हम और ऑप्शन से जाते हैं। पहला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट जो कहता है कि ही लिव इन अ फुल कंफर्ट। देखिए जो वर्ड कंफर्ट है ना, ये बहुत सब्जेक्टिव है। दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव। कुछ चीज़ मेरे लिए कंफर्ट हो सकती है बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपके लिए भी कंफर्ट हो। तो जब हम कंफर्ट की बात करते हैं तो जैसे ही सब्जेक्टिव हो जाता है तो ये इक्विलिब्रियम कंसिडर नहीं किया जाएगा। मासेस के लिए फिर हम इससे कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये आपका कैंसिल होता है। तीसरा, ही कैन फुलफिल हिज नीड विदाउट कंजप्शन ऑफ सर्टेन आइटम्स। जब वो किस आइटम का कंजप्शन नहीं कर रहा है तो वो डिप्राइव हो रहा है इनके यूज से, और जहाँ वो डिप्राइव हो रहा है तो ये इक्विलिब्रियम नहीं अचीव कर पाएगा। तो थर्ड भी गया। और लास्ट फिर आपका ही इज एबल टू एलोकेट न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम। ये तो आपका फर्दर ऑन कंडीशन है। एक बार जब वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर लेगा उसके बाद तो वो अपने अदर सोर्सेज की तरफ जाएगा ना। ओके, सो जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट, क्योंकि ही इज एबल टू फुलफिल हिज नीड्स विद अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। ओके, which one of the following is not a function of RBI issuing 1 rupee coin and note, banker to the government, keeping foreign exchange reserve, regulating credit in the country। आपको बताना है क्या RBI का फंक्शन नहीं है। ओके, सो इसका आंसर होगा आपका ए, विच मीन्स पहला ऑप्शन आपका गलत है। देखिए बाकी देख लेते हैं पहले। बैंकर टू द गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक है। आपने देखा है कि जो RBI है वो गवर्नमेंट को फंड्स प्रोवाइड करता है जब गवर्नमेंट को फंड्स की ज़रूरत होती है। तीसरा, RBI बिल्कुल आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को प्रिजर्व करके रखता है। ओके, इनके सब जरूरत पड़े तो। और क्रेडिट को रेगुलेट करता है। हमने देखा था किस तरीके से वो आपके इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देगा। ओके, वो आपके जितने भी आपके रिजर्व रेट्स हैं उनको बढ़ा सकता है, उनको घटा सकता है। इससे वो आपका बैंकिंग रेट, क्रेडिट को कंट्रोल कर रहा है आपका। पहला ऑप्शन आपका गलत इसलिए है क्योंकि जो आपका 1 रुपये का कॉइन एंड नोट होता है, इसको जो इशू करते हैं या फिर प्रिंट करते हैं वो होती है आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री। ओके, और इसमें जो आपके सिग्नेचर होते हैं ना वो होते हैं आपके फाइनेंस सेक्रेटरी के। तो याद रखिएगा कि आपका जो 1 रुपये का नोट और कॉइन होता है, इसे छोड़ के बाकी तो आपका सब RBI करता है, बट ये सिर्फ जो 1 रुपये का नोट और कॉइन होता है इसको आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है और फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। In a given year, official poverty line are higher in some states than in other states because आपको बताना है कि official poverty line कभी कहीं हाई है कहीं कम है। ऐसा क्यों है? Poverty rates vary from state to state, price level vary from state to state, gross state product varies from state to state, quality of public distribution vary from state to state। आपको बताना है क्या रीज़न है ऐसा होने का। सो इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स आपका प्राइस लेवल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। देखिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी लाइन बेसिकली होती क्या है? पॉवर्टी लाइन ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन आपका एक मिनिमम जो आपका उसकी जो बेसिक नीड्स है ना, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी में अगर वो उसे फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वो आपके पॉवर्टी लाइन के नीचे कंसिडर किया जाएगा। अगर वो उन नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है ना तो वो आपको पॉवर्टी लाइन से, इसीलिए आपको पॉवर्टी लाइन बनाई जाती है ताकि ये काउंट किया जा सके कि जो आपकी बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, ओके, उसको कितना फुलफिल करने में एक पर्सन सक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंडिया में जो आपका पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट करता है वो करता है आपका नीति आयोग। ओके,
और किसके बेस पे करता है, जो आपका NSSO होता है ये आपका डेटा कलेक्ट करता है और जिसके बेस पे वो आपका क्या करते हैं, आपका पॉवर्टी को कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन में आते हैं, ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन कहीं हाई है कहीं कम है, ऐसा क्यों होता है? पहला स्टेटमेंट पॉवर्टी रेट वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, नहीं ये नहीं हो सकता। दूसरा प्राइस लेवल, इसको छोड़ते हैं पहले। तीसरा देखते हैं ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट वेरी फ्रॉम स्टेट, देखिए ये स्टेट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ओके सो अगर ये स्टेट टू स्टेट वेरी भी कर रहा है, सो अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो काफ़ी हद तक इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपका रीज़न ये हो सकता है कि पॉवर्टी लाइन अगर वेरी कर रही है तो पॉवर्टी लाइन अगर हाई है तो ऐसा होगा। क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज, तो ये तो वैसे भी काफ़ी अब्सर्ड ऑप्शन है, ऐसा हो नहीं सकता। सो आपका बी ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि आपका प्राइस लेवल स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका 100 रुपये में आपको जो सामान ऋषिकेश में मिल पा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आपको उतना ही या उतने अमाउंट में आपको दिल्ली में भी मिले, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है। वाइस वर्सा मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ओके तो वाइस वर्सा भी हो सकता है। सो आपको प्राइस लेवल चेंज दिख रहा है, वेरी दिख रहा है, सो यही आपको पॉवर्टी रेट में वेरिएशन का भी कंसिडर किया जाता है। Which one of the following is not the most likely measure government/RBI takes to stop this slide of Indian rupee? मान लीजिए अगर आपका रुपये की वैल्यू डाउन हो रही है तो इनमें से क्या होगा जो गवर्नमेंट नहीं करेगा उसको रोकने के लिए? देखिए वैल्यू डाउन हो रही है, इसे रोकना है। ओके मेजर रोकना है। पहला, कर्बिंग द इम्पोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट्स, encouraging Indian borrowers to issue rupee-dominated masala bond, easing condition relating to external commercial borrowing, following an expansionary monetary policy। तो आपको बताना है कि क्या है जो नहीं करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा इसको करने में, अच्छे से इसमें लॉजिक्स लगाइएगा। सारा हर ऑप्शन अपने आप में इसमें काफ़ी अच्छा है। आंसर होगा इसका डी, विच मीन्स फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए मैं बहुत बेसिक से बताती हूँ, अगर आपका मनी की करेंसी की वैल्यू स्लाइड करी है, विच मीन्स आपका मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जब जहाँ पे आपका सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ओके सो आपका क्या होगा, वैल्यू उसकी उतनी कम होने लग जाएगी। ओके सप्लाई ज़्यादा है तो वैल्यू यहाँ पे कम होने लगी। अब देखिए ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। डी ऑप्शन इसमें आंसर इसलिए होगा क्योंकि जब आपका एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो होता है तो बैंक क्या करेगा, तो जो आपका सेंट्रल बैंक होगा, जो आपका सेंट्रल बैंक होगा वो क्या करेगा, वो आपके रेट्स को कम करना स्टार्ट करेगा, वो रिजर्व्स को कम करना स्टार्ट करेगा। अब वो इससे कम करेगा तो आपका मनी का फ्लो आपका मार्केट में बढ़ेगा। आपका मनी का फ्लो मार्केट में बढ़ेगा तो ये ऐड ऑन ही तो हो रहा है। आपका पहले से ही मार्केट में जब करेंसी बहुत ज़्यादा थी और उसमें वो और ऐड कर रहा है, तो इससे तो उसकी वैल्यू और डिक्रीज़ करेगी ना। तो जब उसकी वैल्यू और डिक्रीज़ करेगी तो ये ऑप्शन आरबीआई कैसे क्यों ऑप्ट करेगा अगर उसको स्लाइड होने से रोकना है। पहले दूसरे बिल्कुल ठीक है कि वो इंपोर्ट्स को कब करेगा, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेगा, वो बोरोवर्स को एनकरेज करेगा कि मसाला डोमिनेटेड बॉन्ड्स को इशू करे, वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से रिलेटेड नॉर्म्स को ईज करेगा, लेकिन वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो नहीं करेगा क्योंकि उसे रोकना है, उसे और गिरने नहीं देना है। ये मैंने बहुत बेसिक सिंपल लैंग्वेज में बताया है, इसके बहुत टेक्निकल वर्ड्स यूज होते हैं। मनी मल्टीप्लाई इन एन इकोनॉमी increases with which one of the following? Increase in cash reserve ratio, increase in banking habit of the population, increase in statutory liquidity ratio, increase in population of the country। आपको बताना है मनी मल्टीप्लायर कैसे बढ़ेगा इकोनॉमी में। आंसर होगा इसका बी, विच मीन इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। सो बेसिकली ये जो टर्म्स हैं ये आपको पता ही होगा। कैश रिजर्व रेशियो हमने पिछली बार डिस्कस किया था। कैश का अमाउंट जो डिपॉजिट्स होते हैं उसका एक अमाउंट होता है जो कैश की फॉर्म में रिजर्व रखना पड़ता है बैंक्स को। आरबीआई के पास होता बैंक्स के पास है, बट उसको मतलब एक तरीके से आरबीआई का मान के चलते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में आपका एक सर्टेन अमाउंट होता है जो आपका कैश, सिक्योरिटी, आपका गोल्ड, इन सब की फॉर्म में रखना होता है। तो अब ये पूछ रहा था कि मनी मल्टीप्लायर आपका कैसे बढ़ेगा, इंक्रीज़ कैसे होगा। देखिए मनी मल्टीप्लायर कैसे होगा, मान लीजिए मेरे पास थे 1 लाख रुपए, ओके अब मैंने उन 1 लाख रुपए का क्या किया, मैंने उस 1 लाख रुपए को बैंक में जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। अब जब मैंने 1 लाख रुपए बैंक में किया तो बैंक उसे संभाल के थोड़ी रखेगा। बैंक क्या करेगा कि कोई आपका, इसको यहाँ से समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हूँ मैं, ओके और ये है कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, ओके इसको फैक्ट्री लगानी है, और ये है बीच में बैंक। मेरे पास थे 1 लाख रुपए और इनको चाहिए थे 1 लाख रुपए। तो अब क्या करा, मैंने अपने पैसे क्या करे, अपने घर में नहीं रखे, मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। अब क्या करेगा, बैंक इसे संभाल के थोड़ा रखेगा। वो क्या करेगा, ये 1 लाख रुपए इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोवाइड कर देगा। अब जब इंडस्ट्रियलिस्ट को 1 लाख रुपए प्रोवाइड हो रहे हैं, ओके सो वो इसका क्या करेगा, इसको इकोनॉमी में लगा रहा है।
इकोनॉमी में लगा रहा है, और ये इकोनॉमी में सर्कुलेट होकर ये पैसा फिर इस तरीके से घूमने लग जाएगा, और इकोनॉमी का जो आपका सर्कल होता है, ओके, अब जो साइकिल होती है वो चलने लग जाएगी। तो इससे हो क्या रहा है कि मैंने जो मनी था ना, मैं बहुत वर्ड से मैं इनका मतलब निकाल रही हूँ, मैंने मनी था वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 1 लाख का आगे जाके, और वो कितना चेंज होता जाएगा, कितने लोगों तक वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। सो ये मनी मल्टीप्लायर एक तरीके से फॉर बहुत बेसिक लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ। अभी पूछा था कि इंक्रीज़ कैसे होगा, तो जब बैंकिंग हैबिट पॉपुलेशन की इंक्रीज़ होगी ना, तो आपका मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज़ होगा। अगर सारे लोग पैसे बैंक घर में रखने की जगह बैंक्स में डिपॉजिट करेंगे, तो आपका मनी मल्टीप्लायर आपका इकोनॉमी में इंक्रीज़ होगा, और फिर इस तरीके से जो इकोनॉमी की साइकिल होती है वो आपकी चलती जाएगी। Which of the following is not included in the asset of commercial bank in India? Advances, deposit, investment, money at call and short notice. क्या आपके एसेट में कंसिडर नहीं करे जाएंगे? याद रखिएगा, ना पूछा है यहाँ पे। आंसर होगा इसका बी, डिपॉजिट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये डिपॉजिट जो मैंने बैंक में रखा है, तो वो मेरा तो एसेट है, बट बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है जो उसे वापस करनी है, ओके, जिसे वापस करनी है, तो ये आपका एसेट में कंसिडर नहीं होता है। बाकी होगा एडवांसेस, होगा जो बैंक अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको उसमें रिटर्न मिलेगा, इन्वेस्टमेंट का उसको मिलेगा, एडवांसेस में मिलेगा, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस में मिलेगा, ओके। Which of the following is issued by the registered portfolio investor to oversee the investor who want to be a part of Indian stock market without registering themselves directly? अगर किसी फॉरेनर को या ओवरसीज इन्वेस्टर को आपका इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है बिना अपने आप को रजिस्टर करे, तो क्या इशू करा जाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, प्रॉमिसरी नोट, पार्टिसिपेटरी नोट। अगेन ये करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा, और ये टर्म बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, और इस पर न्यूज़ भी चल रहा था क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी मार्केट में, तो ये भी बात चलती रहती है कि इसको बैंक रोक दिया जाए, बैन कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। आंसर होगा डी, पार्टिसिपेटरी नोट। सो अगेन मान लीजिए दिस इज समवन हु से दिस इज ब्रूनो, इट्स ब्रूनो, ओके। सो ब्रूनो को क्या करना है, इंडियन स्टॉक मार्केट में आपका इन्वेस्ट करना है, बट ही डोंट वांट टू बी रजिस्टर्ड, उसे रजिस्टर्ड नहीं होना, तो अब वो क्या करेगा, बिना रजिस्टर हुए कैसे वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? उसको क्या होता है, वो यहाँ पे वो जिस आपका फर्म के थ्रू या जिस भी उसके थ्रू करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, वो उसको पार्टिसिपेटरी नोट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अभी पार्टिसिपेटरी नोट में क्या होगा कि यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, बट स्टिल वो रजिस्टर्ड नहीं दिख रहे। सिंपल लैंग्वेज में समझिए। In the context of any country, which one of the following would be the considered as part of social capital? Social capital क्या कंसिडर किया जाता है? Proportion of literates in the population, stock of its building, other infrastructure and machines, size of population in working age group, level of mutual trust and harmony in the society। आपको बताना है सोशल कैपिटल क्या कंसिडर की जाएगी। अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ईजी हो जाता है अगर आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है। देखिए आप समझ रहे होंगे कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्यों है, ऐसे लॉजिक्स लगेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आप एकदम से उसे सॉल्व कर सकते हैं। आंसर होगा इसका डी। देखिए जब हम सोशल कैपिटल की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे आप वर्ड से समझ सकते हैं कि सोशल कैपिटल तब फॉर्म होता है जब आपका सोसाइटी में हार्मनी हो, म्यूचुअल ट्रस्ट हो, ओके, जिस वजह से वो आपस में अच्छे से काम कर पाए। सो यही आपका आगे जाके कैपिटल में यही आपका कैपिटल फॉर्म कर रहा है। सो आज आपका ऑप्शन था कि सोशल कैपिटल में क्या कंसिडर होता है, सो द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी, ओके, यही आपका सोशल कैपिटल कंसिडर होता है। बाकी साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज, ये वो थोड़ी होता है, ये हम तो डेमोग्राफिक डिविडेंड में काउंट करते हैं इसको, ओके। फिर आपका प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स, ये आगे वैसे आपका ये कैपिटल तो बन रहे हैं, बट जब हम सोशल कैपिटल की बात करें तो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी आता है। Which one of the following correctly describe the meaning of legal tender? Money which is tendered in a court of law to defray the fee of legal cases. Money which is credited is under the compulsion to accept in settlement of its claim. Bank money in the form of check, drafts, bills of exchange, etc. Metallic money in the circulation in the country. आपको बताना है लीगल टेंडर क्या है। आपने सुना होगा जब आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो अनाउंसमेंट में यही कहा गया था कि जो 500 और 1000 के नोट है वो अब से लीगल टेंडर नहीं माने जाएंगे। सो जो वर्ड है लीगल टेंडर, ये अपने आप में है क्या? आंसर होगा इसका बी, विच मीन्स मनी विच इज क्रेडिटेड अंडर अ कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ इट्स क्लेम, ओके। सो ये वो मनी होता है जो कि कंपल्सन होता है, सामने वाला इसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है एक्सेप्ट करने से, ओके, ही कांट रिफ्यूज़ इट, ओके। सो इसे रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता, एंड ही इज कंपल्सन टू एक्सेप्ट इट, तो उसे हम
लीगल टेंडर कंसिडर करेंगे। फिर गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को लीगल टेंडर अगर अनाउंस करती है सो वो आपका रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन द टर्म ऑफ प्रोसेस विच इनेबल्स, क्या होगा, इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, इंक्रीजिंग द नॉलेज लेवल स्किल एंड कैपेसिटी ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री, एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, एक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ। करेक्ट बताना है 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 2 and 4 ओनली, 1 3 4। अगेन एनसीईआरटी बेस्ड और बहुत ईजी क्वेश्चन। और जब इकोनॉमिक्स का हम सिलेबस भी कवर करते हैं सो उसमें जो आपका आता है हम वहाँ पे से पढ़ते हैं। और ये सब जब हम रिपोर्ट्स वगैरह भी आती है ना तो वहाँ पे भी ये सब काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। आंसर होगा इसका सी, विच मीन्स 2 and 4। सो अब एक एक करके देखते हैं। ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल में आपका क्या कंसिडर किया जाता है, जो ह्यूमन कैपिटल मतलब ऐसे एसेट जो बनेंगे जो सोसाइटी में आपका काम है। इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, अगर इंडिविजुअल आपका कैपिटल एक्यूमुलेट कर रहा है, यहाँ पे हम मनी की बात कर रहे हैं अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो, है ना, तो ये आपका ह्यूमन कैपिटल में कंसिडर नहीं किया जा सकता। अगर अच्छा अब इसको हम ना उससे करते हैं पहले एलिमिनेशन मेथड से। सबसे पहले अगर आपको टेंजिबल और इंटेंजिबल वेल्थ में डिफरेंस पता है, टेंजिबल वेल्थ होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, ओके, जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके, मान लिया आपका जितना प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। इंटेंजिबल वेल्थ हो गया फॉर एग्जाम्पल हो गया आपकी ऑनेस्टी, ओके, जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ जो होगा ये आपका ह्यूमन कैपिटल में कंसिडर नहीं किया जाता है। तो अगर जैसे आपका 3 हटता है, आपका एक ऑप्शन तो चलो कैंसिल हो गया। अब हमें क्या पता चल रहा है कि सेकंड ऑप्शन तो सही है क्योंकि सब जगह है। अब हमें जो दिमाग लगाना है 1 और 4 में लगाना है। 1 भी आपका 3 वाले की बात कर रहा है तो 1 आपका आंसर नहीं हो सकता। 4 की जब हम बात करें तो एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, जब आपका ऑनेस्टी जैसी जो आपकी क्वालिटीज़ हैं ये आपकी जो सोसाइटी में प्रेजेंट होंगी तो ये ह्यूमन कैपिटल का काम करेंगी, ओके। सो आपका आंसर होगा 2 and 4। सो विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन। अपना फाइनल स्कोर लिखना मत भूलिएगा, आपके 10 में से कितने मार्क्स आए, कितने सही है कितने गलत के। आई होप आप लोगों को ये सेशंस फ्रूटफुल लग रहे हो, ओके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।